हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है या हम ये कह सकते हैं दूसरा लेक्चर है, ठीक है ना। ये लेक्चर क्या है? ये लेक्चर आपका लेक्चर जो है आपका ये जो आपका लेक्चर है ये सेकेंड लेक्चर है, मतलब पार्ट 2 है। इससे पहले यदि इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए या इस वीडियो को देखने के पश्चात उसको देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम देख कैसे सकते हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो मिलेंगे चैप्टर वाइज, तो वहां से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए जी, तो अब फिलहाल हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, इससे पहले जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत किया था तो उसमें हमने जाना था कि विद्युत क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमने जाना था, ठीक है। अदर और भी बहुत सारी चीजें जाना था, जैसे कि कूलाम का नियम क्या होता है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं। तो इस तरीके से जितने भी बेसिक चीजें थे उनको हमने जानने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो में भी हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एकांक आवेश किसे कहते हैं। ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आप देख लेते हैं। एक और स्टूडेंटों का कंफ्यूजन रहता है, उसको मैं दूर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, जैसे ये मोस्टली मैंने बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए ये चैनल ओपन किया है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अलग अलग बोर्ड से हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड से भी हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड से भी हैं। तो वो ऐसा सोचते हैं कि सर क्या हम इस बोर्ड से पढ़ सकते हैं, मतलब क्या हम बिहार बोर्ड का ये चैनल है तो इससे हम पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं 100%, मैं कह रहा हूं ना कि 90-95% ये आपका सिलेबस है ना सेम है, ठीक है ना। जो भी एनसीईआरटी का पालन करता है वो सभी पढ़ सकते हैं। जैसे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो झारखंड बोर्ड है ये सब पढ़ सकते हैं, उसका आप टेंशन ना लें। अब बिहार बोर्ड का तो 100% ये चैनल है ही, ठीक है ना। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारा एकांक आवेश आता है, समझिएगा। कह रहा है एकांक आवेश क्या कहेगा? वायु या निर्वात में उपस्थित 1 मीटर दूरी पर रखे दो समान, यहां पे कह रहा है कि दो समान तथा सजातीय आवेश 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, ठीक है ना। तो उस आवेश को हम क्या कहते हैं? एकांक आवेश कहते हैं। यह हुआ आपका परिभाषा। अभी हम समझेंगे जी कि सब क्या होते हैं, किसे हम एकांक आवेश कहते हैं, ठीक है ना। समझिएगा, मतलब यहाँ पे देखिए, हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। हमने कूलाम का नियम पढ़ा था तो दो स्थिर बिंदु आवेश हमने लिया था। इस तरीके से दो स्थिर बिंदु आवेश हमने लिया था, ठीक है। और इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों का इन दोनों आवेश, ये एक आवेश है Q1 और ये Q2, ये आवेश था। और इनके बीच की जो दूरी था वो क्या था? इनके बीच की दूरी था जो है R, ठीक है ना। और इनके बीच लगने वाला जो बल है वो है F, ठीक है ना। यही है जी। चलिए, इतना आप समझ गए। तो ये कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार एक हम फॉर्मूला जानते हैं, कूलाम के नियम से। अब वो क्या है हम जानते हैं जी? वो हम ये जानते हैं कि F = ठीक है, F = 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। यह फॉर्मूला तो आपको याद होगा, ये आप जानते हैं फॉर्मूला, ठीक है जी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि सर परिभाषा हमें मोस्टली याद करना है, ये सब आप क्या बता रहे हैं? अरे बाबू, परिभाषा हम याद कराएंगे। मेरा एक और लक्ष्य है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करे। आप समझने के लिए पहले यहाँ पे फोकस कीजिए समझने पर। जब ये सब चीजें समझ जाएंगे ना, ये आपको यूं ही याद हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये बातें हैं दोस्त। आप पहली बार, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे देख रहे हैं, परेशान ना हो, वीडियो को अंत तक देखिए। एक क्लास आप देख लेंगे ना, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर से आगे आप रेगुलर देखेंगे। चलिए, तो ये हम कूलाम के नियम के अनुसार इतना बात जानते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अब यहाँ पे हम इतना बात जानते हैं कि 1/4πε0 का मान कितना होता है जी?
9 इंटू 10⁻9 होता है, ये भी हम बात जानते हैं। तो यहाँ पे 1/4πε0 की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9। तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया हमने। तो अब यहाँ पे ये बातें हमसे कहा जा रहा है, ये कूलाम का ही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बात हमसे ये कहा जा रहा है कि ये दो आवेश हैं, ये दो आवेश हैं, ठीक है। तो ये दोनों आवेश यदि समान परिमाण के, मतलब देखिए ये जो आवेश है ना, यहाँ पे कंडीशन ये लगाया गया कि जो दोनों आवेश हैं ये क्या है, सबसे पहले ये दोनों जो आवेश हैं ये समान परिमाण के हों, समान परिमाण के हो, और दूसरा बात सजातीय आवेश हों, सजातीय आवेश हों। समान परिमाण का मतलब इनका वजन दोनों का वजन हो, परिमाण हो, इक्वल हो, मात्रा इक्वल हो। और सजातीय का मतलब यदि ये प्लस आवेश है तो ये भी प्लस होगा, ये अगर धनात्मक होगा ऋणात्मक होगा तो ये भी ऋणात्मक होगा। ऐसा नहीं कि एक प्लस एक माइनस हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो समान परिमाण और सजातीय आवेश होने चाहिए, ठीक है ना, समान और सजातीय आवेश होने चाहिए। दूसरी बात, ये जो दोनों आवेश हैं इनके बीच की जो दूरी है ना वो 1 मीटर होनी चाहिए। मतलब इनके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितना, 1 मीटर होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, ठीक है ना। ये दो कंडीशन आपको लगाया गया। तो उस समय पर जब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर हो और ये दोनों जो आवेश हैं समान परिमाण व सजातीय आवेश हो, तो इनके बीच जो बल लगेगा ना, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो बल क्या होगा, मतलब वो जो बल होगा ना, तो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो जानते हैं कितना लगेगा, वो जो बल लगेगा वो 9 इंटू 10⁻9 बल लगेगा। 9 न्यूटन का क्या लगेगा, न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आएगा। देखिए हम परिभाषा हम क्या कहेंगे, समझिएगा। थोड़ा सा मैं कुछ प्रूफ कर दूं, मोस्टली आपको मैंने 2-3 बातें बताई हैं, वो समझ गए हैं तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर होना चाहिए। ये दोनों आवेश हैं समान होना चाहिए और सजातीय आवेश होना चाहिए, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच जब सजातीय आवेश होंगे, मतलब 1 प्लस है तो 1 प्लस है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण। क्योंकि सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, आप जानते हैं। या 1 माइनस तो 1 माइनस होगा, तब भी यहाँ पे प्रतिकर्षण ही होगा। तो ये हम जान गए कि इन दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अगर हम ऐसा देखते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप समझिएगा। इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला जो बल है, बल कितना हम कह रहे हैं कि F = इतना हो जाएगा। तो 9 इंटू 10⁻9 हमने लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे = में भी 9 इंटू 10⁻9 है, तो ये हमने लिख दिया। अब Q1 Q2, तो देखिए Q1 भी Q हम लिख देते हैं और Q2 की जगह पर भी Q लिख देते हैं, और R की जगह पे 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम रूल से ये जानते हैं कि ये दोनों जो परिमाण है, मतलब परिमाण में भी समान है और सजातीय आवेश है। परिमाण में समान होने का मतलब ना, Q1 है वो Q2 के बराबर है। तो Q1 Q2 के बराबर है, तो हमने Q1 को भी Q मान लिया और Q2 को भी Q मान लिया, तो इसलिए Q लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो अब इधर बचेगा क्या, इधर बचा हमारा ओनली, इधर तो बचा 1 और इधर क्या बचा, Q² और इधर 1 का होल स्क्वायर, ये बचा। अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, Q² = 1 इंटू 1 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, और 1 इधर आ जाएगा तो गुणा करा लेगा, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। यदि हम Q का मान निकालें तो ये वर्ग जाएगा, इधर वर्गमूल बना देगा तो 1 हो जाएगा। अगर हम वर्गमूल को हटा दें तो ये ओनली क्या आ जाएगा, ±1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें कि यहाँ पे जो आवेश आया है वो एकांक आवेश आया है, ये आवेश का जो मान आया है ये एकांक आवेश है कि नहीं, एकांक आवेश है कि नहीं, क्योंकि आवेश का मान 1 है, तो इसी को तो एकांक आवेश कहते हैं। तो हमें इसी का परिभाषा करना है। तो हम यही कहेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि वायु या निर्वात में ये दोनों आवेश जो हैं निर्वात में रखे गए हैं या वायु में रखे गए हैं। तो वायु या निर्वात में 1 मीटर, ध्यान से समझेंगे, वायु या निर्वात में 1 मीटर दूर पर
1 मीटर दूर रखी, ठीक है ना, 1 मीटर दूरी पर समान, मतलब 1 मीटर दूरी पर 2 समान तथा सजातीय आवेश 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, तो उस आवेश को ही हम क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। बात आप समझ रहे हैं कि यदि इनके बीच जो बल लग रहा है वो 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, दूर हटा रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं, एक बार और सुन लीजिए, वायु या निर्वात में 1 मीटर दूर स्थित 2 समान तथा सजातीय आवेश के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या होता है, प्रतिकर्षित होते हैं, दूर हटते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उस आवेश को ही हम एकांक आवेश कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने प्रूफ भी कर दिया है कि देखिए जो बल लगेगा 9 × 10⁹ लगेगा, तो इससे ये कट गया, ये Q1 Q2 समान परिमाण के होंगे तो Q1 भी Q हो जाएगा, Q2 भी Q हो जाएगा, तो ये Q² अगर आप देखिए इसको सॉल्व किया है तो एकांक आवेश आ रहा है। तो वही बात हम कह रहे हैं कि वायु या निर्वात में 1 मीटर दूर स्थित समान परिमाण व सजातीय आवेश के बीच 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो उस आवेश को ही हम एकांक आवेश कहते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो इस बात को आप याद रखेंगे, इतना लिखने के बाद ये आप यहां तक जरूर लिख लेंगे, ठीक है ना। ये फिगर आप बना ले तो अच्छी बात है, ना बनाए तो नहीं, कोई बात नहीं, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। वायु या निर्वात में उपस्थित 1 मीटर दूर रखे 2 समान तथा सजातीय आवेश 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो उस आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए मोस्टली, जो कि हमने बताने का प्रयास किया है। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप ले लें। देखिए विशेषकर हमने एक ये छोटा सा टॉपिक है बट पूछा गया है बार बार, इसलिए हमने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है। और समझ में तो आ रहा है ना आपको, इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि सजातीय आवेश हैं इसीलिए, तो वो कितना बल लगेगा, इतना न्यूटन का बल लगता है, तब जाकर ये दोनों आवेश ना इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेगा, तब ये आवेश एकांक आवेश कहलाएंगे। और ये दोनों 1 मीटर दूर पर रखे गए होंगे, और ये दोनों आवेश समान परिमाण के होंगे और सजातीय आवेश होंगे। ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन का पालन करेगा तभी जाकर ये आवेश एकांक आवेश कहलाएंगे, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए जी, अगला हमारा यहाँ पे दूसरा हमारा इसी में का टॉपिक आता है, ठीक है। अगला हम देखेंगे कि परावैद्युतांक किसे कहते हैं। परावैद्युतांक क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं वायु या निर्वात में 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल तथा किसी माध्यम में 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। देखिए ये सब ना परिभाषा कहीं से आया नहीं है विदेश से, ठीक है ना, बाहर से कहीं से नहीं आया है। आपको क्या है बाबू कि आपको परिभाषा फॉर्मूले से ही याद करना पड़ेगा। देखिए इसका भी एक क्या है रूल है, जैसे कि कूलाम का नियम हमने पढ़ा है, तो उसमें हमने क्या जाना है समझिएगा। कूलाम के नियम से, कूलाम का जब नियम दिया था तो वो वायु या निर्वात के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, तो वायु या निर्वात में कूलाम का नियम। तो वायु या निर्वात में कूलाम का नियम के लिए क्या फॉर्मूला दिया गया था, वही ने दिया गया था, F = 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। यही तो दिया गया था कूलाम का नियम का फॉर्मूला में, ठीक है। वायु या निर्वात में हो तो उस समय पर ये हमने 2 आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उसका ये फॉर्मूला है। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। एक और बात हम जानते हैं कि वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम में आवेश हो, जैसे कि ये 2 आवेश जो रखे गए होंगे, ये 2 आवेश है, Q1 है, एक Q2 है, ये वायु में ना रहकर ये जल में हमने रख दिया है, तो जल एक माध्यम अलग माध्यम हो गया कि नहीं, तो इनके बीच लगने वाला बल के लिए अलग फॉर्मूला है। तो यदि किसी अन्य माध्यम के लिए कूलाम का नियम,
कोई अन्य माध्यम है तो उसके लिए कूलाम का नियम क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक क्या आता है, अन्य माध्यम के लिए के यहाँ पे आ जाता है, एक के यहाँ पे एक फॉर्मूला नियतांक हम कह सकते हैं आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे Q1 है, ये Q2 है, और बाई R² है तो ये R², ओनली यहाँ पे के जुड़ जाता है। यदि कोई अन्य माध्यम के लिए ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, तो इसको समीकरण 2 कर देते हैं। अभी आपको समझ में आएगा सब। अब देखिए जब इतना हो गया तो अगर आप अच्छे से समझे तो ये हमारा वायु या निर्वात के लिए कूलाम का नियम है। ये किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, मतलब किसी अन्य माध्यम में, ठीक है, किसी अन्य माध्यम के लिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का ये फॉर्मूला है। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं किसी अन्य माध्यम में के, मतलब किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। कूलाम का नियम ना लिखकर ऐसे लिख दूंगा तो बेटर रहेगा शायद। किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, बीच लगने वाला बल, ये क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये हो जाएगा। तो अब हमें ये दो फॉर्मूला मिला ना, अब हम कुछ नहीं करेंगे बाबू, हम यही करेंगे कि यदि हम समीकरण फर्स्ट में सेकेंड से भाग दे देते हैं, भाग देने पर यदि हम समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये वायु या निर्वात के लिए दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, तो इसको हमने F1 मान लिया, ठीक है। और ये अन्य कोई अन्य माध्यम है, जैसे वायु के अलावा अन्य माध्यम जैसे कांच माध्यम हो गया, वायु जल माध्यम हो गया, तो इसके बीच लगने वाला बल F2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बल अलग अलग लगेगा। तो F1 इसको हम लिख देते हैं F1 और इसको F2, क्योंकि हम भाग दे रहे हैं। तो F1/F2, अब राइट हैंड साइड को हम क्या कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², ये हमने लिख दिया। और इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R², यहाँ पे एक नियतांक है तो वो हमने K लिख दिया। इतना आप समझ गए। अब देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये Q1 Q2 से ये Q1 Q2 कैंसिल, R² से ये R² कैंसिल। तो अब इधर बचा क्या, इधर बचा F1/F2, इधर ऊपर ओनली 1/1 बचा ऊपर, ये हमारा मेन बटा, इधर ऊपर 1 बचा, नीचे हमारा क्या बचा, K है तो K बचा, ये हमारा चला जाएगा ऊपर गुणा करा लेगा, और ये हमारा इससे गुणा करा लेगा। तो अगर हम इसको करें तो F1/F2 = ये ऊपर चला गया, तो ये हमारा आ जाएगा K आ जाएगा ना जी, ये ऊपर चला जाएगा तो K/1 आएगा, तो 1 का तो नीचे कोई मतलब नहीं है। तो मोस्टली हमारा ये फॉर्मूला आता है। और यहाँ पे ये जो आपका K दिखाई दे रहा है ना, यही है परावैद्युतांक, यही क्या है, यही हमारा परावैद्युतांक। अब इसी को परिभाषित करना है। तो देखिए हमारा सिंपल सा परिभाषा हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे की है परावैद्युतांक। F1 क्या है, F1 क्या है, वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। F2 क्या है, किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। इन दोनों का देखेंगे तो अनुपात किया गया है, बटे के नीचे रखा गया, अनुपात किया गया है, ठीक है ना। तो हम यही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, परावैद्युतांक का यदि कोई परिभाषा पूछे तो कह सकते हैं ना कि वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F1 और किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष, मतलब किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F2 के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। समझ रहे हैं, नॉर्मल सा है। वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा किसी अन्य माध्यम के, मतलब किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल
के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। नॉर्मल सा तो परिभाषा है, तो हमने ये परिभाषा वैसे दिया है, वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा किसी अन्य माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये कहां से नियम जो परिभाषा है ये इस तरीके से प्रूफ किया गया तब आया है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ये आप लिख लें कि कैसे ये आया है पूरा डेरिवेशन के साथ। हमारा लक्ष्य केवल ये नहीं है कि परिभाषा पर रटवा दे चले जाए बाबू, हमें डीप में समझना है। थ्योरी हम पहले आपको करा रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए। सबसे पहले थ्योरी पूरा चैप्टर वाइज जितना बेस है सब करा देंगे। उसके बाद हम आएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव हैं आपके चैप्टर वाइज, उसको देखेंगे। फिर से ऑब्जेक्टिव कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। तो इस तरीके से देखते हुए हम चलेंगे दोस्त, समझ रहे हैं ना। मेरा लक्ष्य ये है कि जो स्टूडेंट के पास पेशेंस है, जो विद्यार्थी पेशेंस बनाए रखे हैं, वो खासकर रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करें और ऐसे समझे जिससे कि आप अपने भाई बहन को भी, या अगर आपको पढ़ाने का अवसर मिला तो आप भी पढ़ा सकें और एक अच्छे तरीके से समझा सकें जिससे स्टूडेंटों को समझ में आए। अदरवाइज यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो मैं यही कहूँगा कि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के लिए हमने ओपन किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, थैंक यू। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। बहुत बेहतर जी, थैंक यू। चलिए अगला हमारा आ रहा है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है जी, तो यहाँ पे लिखा गया है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक विद्युत का प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान लेते हैं ये कोई आवेश है जो है Q, तो ये कोई आवेश है Q, तो किसी आवेश के चारों ओर, ये आवेश है यहाँ पे रखा गया है, तो जाहिर सी बात है यदि आवेश है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके चारों ओर एक क्या होगा, क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसी को ना हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह हमारा क्या है, कोई आवेश है, तो किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर क्या होता है, विद्युत का प्रभाव होता है, विद्युत का प्रभाव होता है, तो उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे कि किसी आवेशों के चारों ओर का, किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत का प्रभाव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हमें ये कंडीशन आ गई, ये तो परिभाषा अगर आपसे कोई पूछ दे तो कह सकते हैं किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत का प्रभाव होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बट हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे विद्युत का प्रभाव होगा, ये स्टूडेंटों का क्वेश्चन आता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, अगर आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसे ऐसे पता चलेगा हमें कि मान लेते हैं ये हमने प्लस Q आवेश यहाँ पे ले लिया है, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस एकांक धन आवेश को यहाँ पर ले जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम एक ऋणात्मक आवेश को, समझिएगा, मान लेते हैं हम यहाँ पे ऋणात्मक आवेश यहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ पे रखा गया है ना, तो ये इसका चारों ओर का ये क्षेत्र है, यहाँ तक रखा गया है तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब इसी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर लेके चले आए, इस एकांक धनावेश को, ऋण आवेश को यहाँ पर लेके चले आए, यहाँ से यहाँ तक लेके चले आए। तो जैसे ही हमने इसके क्षेत्र में प्रवेश किया, इस आवेश के जो विद्युत क्षेत्र है इसके क्षेत्र में हमने प्रवेश किया, तो क्या होगा कि ये वाला जो धनात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो आकर्षण करने के लिए एक बल लगाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा, बल लगाएगा ना, तो उसी जिससे हमें पता चलेगा कि हमने कहीं मतलब विद्युत क्षेत्र में किसी के अंडर आ गए हैं। समझ रहे हैं, तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि किसी आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर विद्युत का प्रभाव होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नॉर्मल इतना जाने बहुत है जी, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए, या ये फिगर वैसे आप बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, ठीक है जी। अच्छा, बहुत सी जगह मतलब ऐसे पूछ लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है, तो विद्युत क्षेत्र अगर कोई आपसे पूछ दे कौन सी राशि होती है, तो ये आप याद रखेंगे सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है।
यदि कोई पूछ दे आपका कि इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आप याद रखेंगे कि न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है ना, न्यूटन प्रति कूलाम होता है या वोल्ट इंटू मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है ना, तो ये दो आप याद रखेंगे। सबसे पहले न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे। चलिए अगला हमारा यहाँ पे आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो फॉर्मूला है और दो फॉर्मूले से हम दो परिभाषा भी देते हैं। पहली बात यहाँ पे पहला परिभाषा क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश तथा एकांक धन आवेश के मध्य लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक तो ये हो गया। एक और यहाँ पे परिभाषा आपको दिखाई दे रहा है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मतलब एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है, एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कैसे आया समझिएगा। यहाँ पे दो फॉर्मूला होते हैं, एक E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E = 1/4 पाई, ये क्या हो रहा है भैया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। एक तो ये फॉर्मूला होता है और एक और यहाँ पे फॉर्मूला होता है E = F/Q। तो एक हमारा ये फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूला है, आप इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, याद करना है आपको। ठीक है ना, ये दो फॉर्मूला होता है। देखिए पहला एक हमारा शॉर्ट जो परिभाषा है उसको हम याद करा दे रहे हैं। यहाँ पे यदि हम Q को हम एक मान लेते हैं, ठीक है ना, यदि हम ये Q क्या है, आवेश है, तो यदि आवेश को हमने एक मान लिया, एक का मतलब क्या होता है कि एकांक होता है। यदि हमने Q को एकांक मान लिया, ठीक है, यदि एकांक हमने आवेश ले लिया तो यदि इसका मान 1 हो जाएगा तो उस समय पे E होगा वो F के बराबर हो जाएगा। उस समय पे E जो होगा वो F के बराबर हो जाएगा। तो जहां पर F क्या है, F है बल और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो हम यहां से परिभाषा क्या कह सकते हैं कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। नॉर्मल सा तो है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। वही बात लिखा गया है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है या कहते हैं। पहला समझ गए। दूसरा, इस फॉर्मूले से आपको समझाऊं तो देखिए दूसरा मतलब क्या परिभाषा है। दूसरा समझिएगा, यदि ये हम एक विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, ये सपोज डेट कि यहाँ पे एक हम आवेश ले लेते हैं, ये है Q। ठीक है ना, ये आवेश है और ये मान लेते हैं +Q आवेश है। ठीक है ना, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, इसके चारों ओर ये इस तरीके से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यदि ये +Q आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये हम जानते हैं। इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो समझिएगा, ये एक आवेश है जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब इस आवेश के इस विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई एकांक धन आवेश को ले लेते हैं, एकांक धन आवेश मान लेते हैं, ये हम केवल यहाँ पे कोई भी आवेश हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी आवेश है। अब इसमें हमने एकांक धन आवेश को ले लिया। एकांक धन आवेश का मतलब समझ रहे हैं ना, यदि आवेश का मान +1 हो तो इसी को हम एकांक धन आवेश कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एकांक धन आवेश कहते हैं। तो आप समझिएगा, यदि किसी आवेश, ठीक है ना, मतलब कोई आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। अब इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में यदि हमने कोई एकांक धन आवेश लेके चले जाएंगे, तो एकांक धन आवेश लेके चले जाएंगे तो ये वाले आवेश के कारण इस आवेश पर एक कोई ना कोई बल लगेगा। अब वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है। वो बल क्या हो सकता है,
आकर्षण बल भी हो सकता है, या वो बल क्या हो सकता है, वो बल प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ठीक है, वो बल प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो हम यही कह सकते हैं कि किसी आवेश की चारों ओर का, मतलब हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई आवेश, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब वो बल आकर्षण भी या प्रतिकर्षण दोनों बल हो सकता है। क्यों, कैसे होगा, यदि ये वाला बल ऋणात्मक होगा, ये आवेश ऋणात्मक होगा और ये धन है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल रहेगा, विपरीत आवेश है तो। परंतु ये अगर प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसका मतलब प्रतिकर्षण बल रहेगा, समान आवेश है तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो एक बार और परिभाषा सुन लीजिए। आप कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित या विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि दोनों आपको फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें प्रूफ कराऊंगा। अब ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ना, इसको मैं प्रूफ करा दे रहा हूं कैसे ये फॉर्मूले आए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम कूलाम के नियम के अनुसार हम जानते हैं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी F इजकल टू F इजकल टू ना, F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हम बात जानते हैं। अब यहाँ पे बात यह आती है कि यहाँ पे कूलाम ने यहाँ पे Q2 का मतलब Q2 का जो मान है उसको 1 मान लिया है, कूलाम ने ऐसा मान लिया है। तो जब Q2 का मान 1 हो जाएगा तो इसका मतलब F इजकल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये Q, अब देखिए ये Q1 इंटू 1 हो जाएगा अब बाई R स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं 1 का अगर गुणा होगा Q1 में तो ये ओनली Q ही नहीं हो जाएगा जी, Q1 ही हो जाएगा। ये तो Q1 ही हो जाएगा क्योंकि 1 का गुणा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो Q1 हो जाएगा। अब जब ये एक ही आवेश है तो Q1 लिखने की क्या हो सकता है, जब दो आवेश होंगे तब ना Q1 Q2 लिखेंगे क्योंकि ये अलग परिमाण के हो सकते हैं या अलग आवेश हैं। बट एक ही आवेश है तो Q हम ओनली Q लिख सकते, Q लिख देंगे, ऐसा हमने लिख दिया। अब समझिएगा यहाँ पे एक हम बात जानते हैं कि जो E होता है ना वो F के बराबर होता है। कैसे हम जानते हैं, क्योंकि एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। यदि Q का मान यदि हमारा 1 हो, एकांक हो, तो उस समय पर E जो होता है वो F के बराबर होता है। ये बात हम जानते हैं। ठीक है ना। तो E के जगह पर हमने E के जगह पर हम F लिख सकते हैं कि नहीं, तो वही F है तो F के जगह पर हम E भी लिख सकते हैं। तो E हमने यहाँ पे लिख दिया, आइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और यहाँ पे ये Q है तो Q लिख दिया, आइए R स्क्वायर है तो R स्क्वायर हमने लिख दिया। तो ऐसे हमने कर दिया जी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। इस तरीके से आप दिखा देंगे। तो चलिए देख लीजिए, सबसे पहला फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो गया है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R स्क्वायर, इतना हो गया। अब चलिए अब हम प्रूफ कर देते हैं इस फॉर्मूले को भी, इतना हमें पता है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसको साइड में ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप इतना ये आप नहीं लिखेंगे, इतना आप लिखेंगे, ये साइड में आप फिगर बना लीजिएगा। ये दोनों फॉर्मूला आप चाहें तो पहले लिख सकते हैं या इस तरीके से आप लिखकर प्रूफ कर देंगे। अब इसको हमें प्रूफ करना है, तो चूंकि ये हम समीकरण इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, हम इसको लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट में Q0 से गुणा कराने पर, तो यदि हम समीकरण फर्स्ट में Q0 से गुणा कराते हैं तो इधर भी गुणा कराएंगे, इधर भी गुणा कराएंगे, दोनों पक्षों में कराएंगे ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q0 इंटू E हो जाएगा। E में गुणा होगा तो Q0 इंटू E हो जाएगा। और इधर अगर गुणा होगा तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q हो जाएगा इंटू ये Q0 से हमने गुणा करा दिया और बटे R स्क्वायर है तो R स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए
यहाँ पे ये इसके जगह पे ये टोटल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये बताइए इसकी जगह पर हम F लिख सकते हैं? F बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कूलाम का नियम, कूलाम का फॉर्मूला यही ना है जी। कूलाम का तो फॉर्मूला यही है, ये वाला फॉर्मूला है कूलाम का, F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट तो पता है, ये Q1 Q2 का क्यों है? मतलब Q1 Q2 का मतलब है ना कि ये दोनों आवेश अलग अलग हैं। तो उसी प्रकार ये Q है, ये Q नॉट है, इसका मतलब ये भी दोनों आवेश अलग अलग हैं। इनकी बीच की दूरी आर स्क्वायर है, तो ये भी आर स्क्वायर है। इसका मतलब फॉर्मूला सेम ही है। तो इसके जगह पर हम F, जैसे इतने का इतना बराबर F है ना, तो F हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर भी। तो वही हम लिख देते हैं Q नॉट इंटू ई इक्वल टू F हमने लिख दिया। अब यहाँ पे ये Q नॉट इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग कराएगा, तो यहाँ से हमारा E का जो मान निकला ना वो F बाई Q नॉट निकल गया, F बाई Q नॉट निकल गया। तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ होता है। आप देख लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से प्रूफ होता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। और ये भी हमारा, ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो देख रहे हैं दोनों हमने फॉर्मूला भी प्रूफ किया है। मैं आपको बता दूं, पहले आप परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद आप चुपचाप यहाँ से कूलाम के नियम ये आप लिखेंगे, इसके नीचे ही आप ये लिख लीजिएगा, और ये जो फिगर है आप साइड में बना लीजिएगा। ये दोनों फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पे 2-3 चीजें हैं बीच में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मात्रक आपसे पूछ लिया जाता है, तो मात्रक क्या होगा? तो मात्रक आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। मतलब न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ये दो आप याद रखेंगे। दूसरी बात है यहाँ पे याद रखेंगे, सदिश राशि होता है। ये कौन सी राशि होती है जी? सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है जी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसका बीमीय सूत्र क्या होता है? MLT-3A-1 होता है। ये आप तीसरा पॉइंट बीमीय सूत्र याद रखेंगे, MLT-3A-1 होता है। तो इतना आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत है दोस्त। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा डीप में हम इंफॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरा एक ये भी है कि मैं ना, जब तक मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है, पूरी तरीके से विश्वास नहीं होता है अंदर से कि हाँ आपको समझ में आ जाए, तब तक मैं समझाता रहता हूँ। समय लगता है दोस्त, लगने दीजिए, बट आपको मोस्टली समझ में आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बेहतर जी। अगला हमारा आता है विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाएं ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार पूछा गया एग्जाम में। अब विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं या गुण, तो चलिए हम जानते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या है कि यहाँ पे एक धन आवेश है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्या है? ऋण आवेश है, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल सी बात है, जब धन आवेश है और ऋण आवेश है, तो यहाँ से बहुत सारी धन आवेश है, तो यहाँ से बहुत सारी इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी, और यहाँ से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इधर प्रवेश भी करेंगी इस तरीके से, मतलब इस तरीके से जाएंगी जी। इस तरीके से जाएंगी, मतलब विद्युत आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र का मतलब विद्युत बल रेखाएं गति करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जब कोई भी आवेश है तो इसका ये जो एक पथ बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है, यदि इसमें एकांक आवेश Q इक्वल टू, यहाँ पे ये आप जान लीजिएगा, यदि Q इक्वल टू 1, यदि Q इक्वल टू 1 जो है इस पथ पर गति करेगा, ये पथ क्या है? एक रास्ता है, ये पथ है, पथ मतलब रास्ता है, तो इस रास्ते पे गति करेगा ना, तो उसी रास्ते को ही हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश विद्युत क्षेत्र, अब ये टोटल आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, ये तो बात पता है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश, देखिए
ये हमारा एकांक धन आवेश ही है, एकांक धन आवेश है, ठीक है ना, क्योंकि Q का मान +1 है, तो ये हमारा एकांक धन आवेश है। मैं यहाँ पे लिख दूं एकांक धन आवेश है। तो हम ये कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धन आवेश जिस पथ पर गति करता है, ये पथ है, ये हमारा रास्ता है, तो जिस पथ पर गति करता है उस पथ को ही हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश जिस पथ पर गति करता है उस पथ को ही हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। मतलब ये जो एकांक धन आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में लाते हैं इन दोनों आवेश के पास, तो क्या होता है, होता ये है ना, ये विद्युत बल रेखाएं कैसे होंगी, तो ये जैसे ना ये प्लस है, ये प्लस है, ये दोनों प्लस है, तो ये वाला जो है देखिए होता है यहाँ पे ये है, और डीप में हम चलें तो ये होता ये है कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये वाला ना इसको प्रतिकर्षित करता है, मतलब ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करता है, दूर भगाता है। परंतु ये वाला आवेश ऋणात्मक है, ये प्लस है, तो अब ये ऋणात्मक वाला आवेश इसको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये प्रतिकर्षित करेगा, ये आकर्षित करेगा, तो इसी तरीके से ये गति करता रहता है, और उसी गति से ना ये हमारा ये पथ मिलता है, एक रास्ता मिलता है, और उसी रास्ते को ही हम विद्युत बल रेखाएं कह देते हैं। तो हम यही कह रहे हैं जी, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश जिस रास्ते पर या जिस पथ पर गति करता है उस पथ को ही हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको नोट डाउन आपको करते हुए चलना है। सबसे पहला, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। याद रखेंगे सबसे पहली बात, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये खुला वक्र बनाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है ना, चलिए समझ गए इतनी बात। खुला वक्र का मतलब ये खुली वक्र होती है, ठीक है ना। अगला आता है, जहां विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी, मान लेते हैं यहां से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं, यहाँ से बहुत सारी इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो जहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होगा ना, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मान क्या होगा, अधिक होगा। मतलब विद्युत बल रेखाओं की संख्या जहां पे अधिक होगी वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगा, ठीक है। और जहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगा, ठीक है। समझ गए हैं आप। अगला कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं लंबवत आकर्षण या प्रतिकर्षण करती हैं। मतलब विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ना, ये विद्युत बल रेखाएं ये लंबवत या तो आकर्षण करेंगी या प्रतिकर्षित करती हैं, ठीक है ना, कोई भी आवेश को। अगला आता है कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, जो हमारी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। मतलब कोई विद्युत क्षेत्र है, उसको हमें पता करना है कि उसकी दिशा क्या है। तो ये हमारी मान लेते हैं यहाँ पे एक विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से ये गति कर रही हैं। तो अब ये विद्युत बल रेखाएं हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका कोई एक बिंदु लेंगे और इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। स्पर्श रेखा हमने ये खींच दिया, तो ये स्पर्श रेखा है ना, तो यही दिशा क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी या विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो हमें यही कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शीय रेखा की दिशा में होती है। वही लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, ठीक है। अंतिम हमारा एक और पॉइंट कह रहा है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। मतलब जो विद्युत बल रेखाएं हैं ना, ये एक विद्युत बल रेखाएं हो गई, और दूसरा मान लेते हैं सपोज डेट ये एक विद्युत बल रेखाएं हो गई, दूसरा मान लेते हैं सपोज डेट ये एक विद्युत बल रेखाएं हो गई। तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं, एक ये फर्स्ट हमारी विद्युत बल रेखाएं, ये सेकेंड विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं ना एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं काटती हैं जी, क्योंकि देखिए काटती इसलिए नहीं है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो एक जैसे ही होगा, ठीक है ना।
तो मान लेते हैं अगर हम ये हमारी एक क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं, तो इसका मान लेते हैं ये एक बिंदु हम ले लेते हैं, इस पर स्पर्शी रेखा खींचती हैं तो इस ओर आ जाता है। ये भी एक विद्युत बल रेखाएं हैं, दूसरा पहला वाला, अब इसके लिए स्पर्शी रेखा खींचेंगे तो इस ओर आ रहा है। तो ये बताइए इस विद्युत बल रेखाओं के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर होगा, इस वाले फर्स्ट वाले विद्युत बल रेखाओं के लिए स्पर्शी रेखा इधर खींचा गया है तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होगा। जबकि हम जानते हैं गणित के रूल्स, सबसे पहली बात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अलग अलग हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं कि इधर एक इधर हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, एक ही कोई होगा। एक और हम बात जानते हैं कि गणित के रूल से कि एक स्पर्शी मतलब एक बिंदु पर एक ही स्पर्शी रेखा खींचा जा सकता है। एक स्पर्शी मतलब एक बिंदु है तो इस पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, दो स्पर्श रेखा हम खींच नहीं सकते। तो हमने एक ही बिंदु पर एक ये भी खींचा है, एक ये भी खींचा है, इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत है। ये कह सकते हैं हम कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, रियल बात है, एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है ना, यही बात है जी। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, काटती बिल्कुल भी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो यहां तक हमने बेसिक बात किया है। अब हमारा यहां पे आता है विद्युत आघूर्ण। विद्युत आघूर्ण क्या होता है जी? विद्युत आघूर्ण का मतलब क्या है ना कि देखिए यहाँ पे लिखा गया अल्प दूरी पर स्थित दो समान तथा विजातीय आवेशों के बने निकाय को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं जी। देखिए ये एक आवेश है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे हम दिखा देते हैं, ये एक आवेश है और यहाँ पे एक ये आवेश है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आवेश है, ये इसको Q1 या इसको Q2 मान लेते हैं ऐसे। ये हमारा दो आवेश है और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है ना वो बहुत ही कम है, जैसे कि 2L है। 2L का मतलब अल्प दूरी है, अल्प दूरी का मतलब बहुत ही कम है, ये अल्प दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विपरीत आवेश, ये दोनों जो आवेश है ना, मतलब ये दोनों आवेश हैं, Q1 है वो Q2 के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये परिमाण में समान है, मतलब समान परिमाण के होंगे, समान परिमाण। और दूसरी बात ये दोनों ना विजातीय आवेश होंगे, मतलब अगर हम ये कहें तो ये अगर Q1 Q2 ना लिखकर हम ऐसे लिख सकते हैं तो बेटर रहेगा। क्या लिख सकते हैं जी? ये हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्लस आवेश है और ये क्या है, ये माइनस आवेश है। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ये माइनस आवेश है, ये माइनस आवेश है, ये प्लस आवेश है। तो ऐसे लिखेंगे तो सही होगा, क्योंकि ये दोनों जो आवेश हैं, जो दोनों आवेश हैं, आवेश जो है ना वो कैसे हैं, आवेश जो हैं वो समान परिमाण के हैं परंतु विजातीय आवेश हैं, विजातीय आवेश हैं। विजातीय आवेश का मतलब क्या है कि ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जो बना ये निकाय है ना, इसी निकाय को, ये जो बना निकाय है इसी निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हम यही सिंपल सा कह रहे हैं कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विजातीय आवेश के इस बने निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया? नॉर्मल सा तो है दोस्त। हम कह रहे हैं कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विजातीय आवेश के इस बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होती है, एक सदिश राशि होता है, क्योंकि इसमें दिशा क्या होती है, दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, ठीक है। अब सदिश राशि क्या होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होता तो बेटर रहता जी। अगला आता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमसे पूछा गया है, तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो है अल्प दूरी पे स्थित दो समान परिमाण वो विजातीय आवेश कि इस बने निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं ना जी। तो इसको हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश, इन दोनों में से कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे हम P से दर्शाते हैं जी।
तो यहाँ से यही तो हमें फॉर्मूला मिलता है। आप देख लीजिए हम क्या कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और यही P = 2L × Q हो जाएगा, या इसी को हम अच्छे से लिखे तो हम यह लिख सकते हैं 2QL लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा जी मेन फॉर्मूला। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये जो फिगर है इसको आप यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, जब भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप लिखें। 3 पॉइंट्स है जो आपको लिख लेना है यहाँ पे। सबसे पहली बात मात्रक राशि अविमीय सूत्र। चलिए मात्रक क्या होता है, तो मात्रक क्या याद रखें, कूलाम इंटू मीटर होता है, ठीक है। मात्रक आप याद रखेंगे। राशि कौन सी राशि होती है जी, तो सदिश राशि होता है, ठीक है ना, सदिश राशि होती है, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे, राशि कौन सी होती है, सदिश राशि होती है जी, ठीक है, ठीक है। M0L TA ये इसका विमीय सूत्र होता है, ठीक है ना। ये इसका विमीय सूत्र होता है, M0L TA होता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली कि LTA, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए इतना आपने समझ लिया, इतना जानने का प्रयास किया, बहुत ही अच्छी बात है। तो आज के लिए हम इतना ही क्लासेस रहने देते हैं। देखिए हम ना पहली क्लास लिए थे तो उसमें 7-8 हमने टॉपिक कराया था, फिर से इसमें हमने लगभग 7 टॉपिक करा दिए। ये जो बेसिक हमने ये 2 क्लासेस लिए हैं, पूरा बेसिक था जिसको हमने बताने का प्रयास किया है। अब इसके बाद अब हमारा आएगा डेरिवेशन, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे अच्छी स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म आघूर्ण ज्ञात करेंगे, गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस के नियम के 3 अनुप्रयोग होते हैं, उन सभी को हम कराएंगे। तो 2 और क्लासेस इस चैप्टर पे आएंगी, पार्ट 3 और पार्ट 4। ये 4 पार्ट देख लेंगे, ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं, देखिए नोट्स में आपको क्या मिल रहा है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जगह कहीं मिल जाए तो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एक बहुत ही ज़्यादा, ये सभी जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उनके लिए मोस्टली मैं बता रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हैं ये नंबर नोट कर लीजिए, 8874726058। इस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप मैसेज। क्या करना है जी, पहले अच्छे से सुन लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करना है। अब व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आपको नोट्स मांग लेना है। नोट्स ओनली, प्राइसिंग बहुत ही कम हमने रखा हुआ है। देख लीजिए क्या मिलेगा, पहले चलिए ये जान लीजिए। आपको फिजिक्स का नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा समझिएगा। सबसे पहले जैसे ये थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, तो चैप्टर वाइज जितने भी आपके थ्योरी रहेंगे, थ्योरी मतलब कंप्लीट आपके टॉपिक सब कुछ रहेगा, तो उस तरीके से आपको मिल जाएगा। सबसे पहले थ्योरी का आपको सभी चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे। लगभग आपके 15 हम कह सकते हैं, 14 आपके लगभग ये चैप्टर हैं, आपके 14 आपके चैप्टर हैं। 14 चैप्टरों का थ्योरी नोट्स मिलेगा। उसके बाद 14 चैप्टरों का जो सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव 14 चैप्टरों का जो भी VBI क्वेश्चन होंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी फिर से 14 चैप्टरों का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे कह दूं कि उसके बाद ऑब्जेक्टिव 14 चैप्टरों का ना चैप्टर वाइज जो भी VBI ऑब्जेक्टिव रहेगा उसका भी आपको नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सभी नोट्स
आपको दिए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे चैप्टर वाइज छांटकर, ठीक है ना। तो ये सभी ओनली आपको 99 में आपको दिया जा रहा है, ठीक है, 99 में आपको दिया जा रहा है, जिसमें आप समझ सकते हैं कितना ये टाइपिंग नोट्स मिलेगा, बेहतरीन हमारा नोट्स आपको मिलेगा। मोस्टली ये बिहार बोर्ड के लिए स्टूडेंटों के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो आप जरूर ले लीजिएगा। अदरवाइज मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूं, तो केमिस्ट्री के लिए भी मैं बता दूं, केमिस्ट्री के लिए भी सेम यही है जी। केमिस्ट्री भी यदि आप लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री भी सेम आपको थ्योरी पहले मिलेगा, फिर से सब्जेक्टिव, फिर से ऑब्जेक्टिव, इस तरीके से आपको मिलेंगे। केमिस्ट्री के भी 99 है। तो जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट अगर एक कोई भी लेंगे तो उनको 99 ही पड़ेगा, चाहे फिजिक्स के लिए चाहे केमिस्ट्री। बट दोनों एक साथ लेते हैं तो उनको 149 में, 149 रुपये में उनको दोनों ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अदरवाइज लेने के लिए व्हाट्सएप आप मैसेज कर लीजिएगा, पीडीएफ नोट्स है व्हाट्सएप पे ही आपको सेंड कर दिए जाएंगे। एक वर्ष की आपकी वैलिडिटी रहेगी, जब तक आपका 2026 का एग्जाम पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करा दें, अच्छे तरीके से नंबर आपको दिला दें, तब तक आपको नोट्स आपको मिलेंगे। ये वैसे ही पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा, फिर से दोबारा आपको सेंड किए जाएंगे व्हाट्सएप पे। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो ये प्रत्येक स्टूडेंट जो बिहार के स्टूडेंट है वो नोट्स को इसको जरूर लेंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का लिंक है, आप जाइए उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।